मीजर ऑफ डिस्पर्सन के 4 मीजर्स जो थे हमने बता दिया था, रेंज, क्वार्टाइल और नहीं, परसेंटाइल डिसाइल तो पार्टीशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये आपका मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। 4 मीजर्स हैं डिस्पर्सन के, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्रम से है। क्रम से का मतलब यह है कि पहले रेंज बनाया गया, तो रेंज में जो कमियां रह गई उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया क्वार्टाइल डेविएशन में, क्वार्टाइल डेविएशन में जो कमी रह गई उसको मीन डेविएशन में किया गया, उसमें भी कुछ कमी थी, ड्रॉबैक्स थे, तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में बनाया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अब नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, तो डिस्पर्सन से कई बार ऐसा होता है कि जब हमें सीरीज कंपेयर करनी होती है तो केवल और केवल डिस्पर्सन काम नहीं आता है, तो वहाँ पर हमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन निकालना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया जाए 5, 6, 7, 100, 101, 102, ठीक, दोनों में जो डिस्पर्सन है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे या वेरिएशन निकालेंगे, दोनों में सेम है, मीन वैल्यू से एक ज़्यादा है एक कम है। 101, 102, 100, 101, 102 में भी क्या है, 101 मीन हो गया, एक उससे ज़्यादा वैल्यू हो गई, एक उससे कम हो गई। लेकिन इनका एवरेज 4, 5, 6, हमने क्या बताया, 5, 6, 7, 5, 6, 7 का एवरेज 6 है, 100, 101, 102 का एवरेज 101 है, ठीक है। तो उनके एवरेज में डिफरेंस है, तो इतने एवरेज पर जो वेरिएशन है वो वेरिएशन 5, 6, 7 के लिए तो मायने रखेगी, लेकिन 100, 101, 102 के लिए वो काफ़ी कम माना जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कंपेयर करनी होती है सीरीज, तो उसमें केवल हमारा एवरेज से काम नहीं चलता है या डिस्पर्सन से काम नहीं चलता है, मीजर ऑफ डिस्पर्सन से। तो वेरिएबिलिटी मीजर करने के लिए सीरीज की वेरिएबिलिटी यदि हमें देखनी है तो उसके लिए एक कोफिशिएंट बनाया गया और उसको हम लोग नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स प्योर नंबर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। तो कभी कभी 2 सीरीज की वैल्यूज दी गई हैं, तो एक सीरीज की यूनिट अलग है, दूसरे सीरीज की यूनिट अलग है, तो वहाँ पर सीरीज को कंपेयर करने के लिए हमें यूनिट को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी ज़रूरी होता है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन ले आया जाए, जिससे कि हमें यूनिट का मामला ख़त्म हो जाए। जैसे कोई आपने मेजरमेंट किया, मीटर में किया, एक लीटर में किया, वैल्यूज हैं अलग अलग, ठीक है, तो मीटर और लीटर दोनों की यूनिट अलग हो गई, तो यूनिट फ्री जो वेरिएबिलिटी मेजर करेंगे हम, वो आपका एक कांस्टेंट बनेगा या कोफिशिएंट बनेगा, वो यूनिट फ्री होगा। इसीलिए हम लोग एक कोफिशिएंट अप्लाई करते हैं और उसको हम लोग नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन में पहले बेस्ड अपॉन रेंज जो है कोफिशिएंट हम लोग निकालते हैं डिस्पर्सन का, तो होता है जैसे लार्जेस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू। तो मान लिया जाए ए जो है लार्जेस्ट वैल्यू है, बी जो है लोवेस्ट वैल्यू है, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन हो जाता है a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ठीक है। जरा तब आप वो एक प्रोवाइड करेंगे क्या सिस्टम? नहीं, मार्कर, और वो हमने बोला था उनको सर को, नहीं मार्कर है नहीं, ये है तो हाँ, वो चीज़ कहाँ है, क्या चीज? डस्टर। कोई उठा लिया, अलग अलग खाट में होता है तो कोई उठा लिया उधर का। फायदा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। तो रेंज पर जो बेस्ड होगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, वो आपका हो जाएगा बेस्ड अपॉन रेंज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन दैट इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है।
where A is the largest value and B is the lowest value of the observation. तो उस पर्टिकुलर सीरीज के लिए जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, लोवेस्ट वैल्यू होगी, उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और उसको ऐड करके उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन किस पर बेस्ड होगा? रेंज पर। ठीक है। अब बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल, क्या चीज? बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल्स पर जो बेस्ड होगा CD, दैट इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 एंड Q3 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना? Q3 नहीं, हाँ होल डिवाइड होगा। ये इसके बाई 2 है, ये इसके बाई 2 है, और ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है बेस्ड अपॉन, जरा सा कहीं से कोई कागज या कपड़ा कुछ हो रफ, हम वो करना है ना, इमेज करेंगे, नहीं तो फिर होगा नहीं। Based upon mean deviation, that is CD is equal to mean deviation divided by mean from which mean deviation is calculated। ठीक है ना? तो मीन डेविएशन पर जो बेस्ड CD होगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, उसमें क्या करते हैं? मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वह लिया जाएगा जिससे मीन डेविएशन कैलकुलेट किया गया है। उसमें मीन, मीडियन, मोड कुछ भी हो सकता है। तो जिस एवरेज से मीन डेविएशन कैलकुलेट किया जाएगा वो आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा और मीन डेविएशन न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है। इन लोगों ने दिखाया भी नहीं ना, तो ये पता जो है मिटेगा भी। अभी तो जो लिखे हैं वो तो मिट जाएगा, लेकिन जो ये लिखे हैं वो नहीं मिटेगा। चलो थोड़ा सा हम और इधर करके ऊपर कराएंगे। बेस्ड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन जब हम लोग निकालते हैं CD, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई x बार। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, और जो मीन है उस सीरीज का ऑब्जर्वेशन का जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया गया है उसके मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक कोफिशिएंट निकल आता है। और इसमें कोई यूनिट नहीं आएगी, केवल और केवल क्या आएगा? प्योर नंबर आएगा, क्योंकि सिग्मा का जो यूनिट होगा वही मीन का यूनिट होगा। तो इसलिए हम लोग सिग्मा अपॉन x बार करते हैं तो कोफिशिएंट प्योर आता है नंबर। ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसी पर जो कोफिशिएंट ऑफ ये डिस्पर्सन निकाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पर जो बेस्ड है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग निकालते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेम चीज होता है, केवल इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं।
है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसी का ज्यादा एप्लीकेशन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीवी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। इसका एप्लीकेशन ज्यादा जगहों पे है। बाकी तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन बहुत कम है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एप्लीकेशन ज्यादा जगहों पे है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज वेरिएशन इन मीन। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है दैट इज नोन एज द परसेंटेज वेरिएशन इन मीन, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है टोटल वेरिएशन इन मीन। वो टोटल वेरिएशन है, ये परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है ना। तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ठीक। अब इससे हम लोग जनरली कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से करते क्या है, यदि दो सीरीज दी गई है वैल्यू, दो ऑब्जर्वेशन का वो सीरीज दिया गया है, एक सीरीज अलग है दूसरी सीरीज अलग है, उनके बीच में वेरिएबिलिटी आपको कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा ऑब्जर्वेशन वेरिएबल है, कौन सा सीरीज का ऑब्जर्वेशन ज्यादा वेरी कर रहा है, पहले सीरीज का कर रहा है कि दूसरे सीरीज का कर रहा है। तो उनको कंपेयर करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को अप्लाई करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जब एप्लीकेशन में मेनली हमारा होता है टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज। दो सीरीज की वैल्यूज जो हैं उनकी वैल्यूज को कंपेयर, जो वेरिएबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं, और जिस सीरीज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा हम कहेंगे उस सीरीज की वैल्यूज ज़्यादा वेरिएबल है, जिसका कम होगा उसको हम कहेंगे वो कम वेरिएबल है। और इसी से हम लोग कंसिस्टेंसी कैलकुलेट करते हैं। जो वैल्यूज दी गई हैं, तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी जो वैल्यूज है ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है ना, कौन सी सीरीज कंसिस्टेंट है। तो वहाँ पर सिंपली हम लोग सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 करके जो वैल्यूज आएगी उसी से पता लगाएंगे कि कौन सीरीज होमोजीनियस है और कौन सीरीज हेट्रोजीनियस है, ठीक है। जैसे हम लोग ये देखते हैं जो क्रिकेटर्स हैं, तो कोई कोई क्रिकेटर्स क्या है कि उनकी जो रन बनाने का वो स्कोर का है, मान लिया जाए 10 मैच खेले या 15 मैच खेले, 10-15 मैच में जो उनके स्कोर्स हैं, तो कौन सा बल्लेबाज ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा बल्लेबाज कम कंसिस्टेंट है। एवरेज हो सकता है कि किसी का ज़्यादा आए, लेकिन कंसिस्टेंसी क्या होगी, वो एवरेज से केवल कैलकुलेट नहीं होगी। तो जिसका कोफिशिएंट कम आएगा, जिस बल्लेबाज का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा, हम कहेंगे वह बल्लेबाज रन बनाने में ज़्यादा कंसिस्टेंट है, और जिसका ज़्यादा आएगा वो हम कहेंगे वो ज़्यादा वेरिएबल है। किसी में शतक मार दिया, फिर 0 मार दिया, किसी में 20 मार दिया, किसी में 80 मार दिया, और कोई 50 बनाया, 55 बनाया, 60 बनाया, तो क्या कहेंगे, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट बल्लेबाज, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी सीरीज की मेजर करने के लिए दो सीरीज है, यदि उसको कौन सा सीरीज कंसिस्टेंट ज़्यादा है ऑब्जर्वेशन में, उसको मेजर करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हम लोग हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को ही लेते हैं, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिंपली यदि हम एक लाइन में कहें तो हो गया दैट इज द परसेंटेज वेरिएशन इन मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया टोटल वेरिएशन इन मीन, ठीक है ना। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसी पर एक एग्जांपल है, एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेज पेड टू द वर्कर्स। हम डेटा लिख दे रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर्म ए, फॉर्म बी, और एवरेज डेली वेजेज, एवरेज
दिखाई दे रहा है भाई पीछे तक? नहीं तो और बड़ा लिखे, क्योंकि ये इधर कर दिया है ना, तो ये 186 है। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये है 81, ठीक है ना। दो फर्म है, दो फर्म में नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। एक फर्म का नंबर ऑफ वर्कर्स है 500, दूसरे फर्म में है 600। अब उनका जो डेली एवरेज डेली वेजेज है, फर्म ए का है 186 रुपीज और दूसरे फर्म का जो एवरेज डेली वेजेज है 175 रुपीज। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेज, जो वेज दिया जा रहा है, मजदूरी जो दी जा रही है, उनके में जो वेरिएशन है, वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, वो आपका है 81 और 100, दूसरे फर्म का 100 है, ठीक। अब ये पूछा जा रहा है इन विच फॉर्म ए और बी इज द ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल वेजेज, ठीक है ना। अब उसका जिस्ट समझिए कि दो फर्म में जो वेजेज दिया जा रहा है, किस फर्म के वेजेज में जो इंडिविजुअल वेजेज है उनके बीच में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर वेरिएबिलिटी हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन से ही निकालेंगे, और वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक। और दूसरा कोई चीज़ नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, क्योंकि वेरिएशन मेजर करना, वेरिएबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पर प्योरली हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ही फाइंड आउट करेंगे कि किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, किसका कम है। जिसका कम होगा उनके बीच में वेरिएबिलिटी कम होगी, उनके वेजेज के बीच में। जिसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, हम कहेंगे उनके वेजेज के बीच में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सिग्मा यहाँ से निकल आएगा, यहाँ सिग्मा हो जाएगा 9, यहाँ सिग्मा हो जाएगा 10। यदि सिग्मा 1 मान लिया जाए, सिग्मा 2 मान लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फॉर्म ए दैट इज 9 अपॉन एवरेज डेली वेजेज कितना है 186, ठीक है ना, इनटू 100। अब इसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू बता दे रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू आई है आपकी, दैट इज 4.84 CV ऑफ फॉर बी दैट इज इक्वल टू, ये है आपका सिग्मा 2, ये हो गया 10, 175 इंटू 100, ये आ गया है आपका 5.71, ठीक है ना। एक में आ रहा है 4.84, दूसरे में आ रहा है 5.7। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्म ए में जो वेजेज दिया जा रहा है उनके बीच में, जो इंडिविजुअल वेजेज है उनके बीच में वेरिएबिलिटी कम है, ठीक। फर्म बी के द्वारा जो इंडिविजुअल वेजेज दिया जा रहा है काम करने वालों को, उनके बीच में वेजेज में जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है, ठीक है ना, वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल वेजेज में जो वेरिएबिलिटी है वो फर्म बी के लिए ज़्यादा है, फर्म ए के लिए कम है। तो वहाँ पर हम सिंपली सिग्मा से हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट करेंगे इससे, इससे कैलकुलेट करेंगे आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। उसी तरह की दो सीरीज दी गई हों और ये पूछा जाए कौन सा सीरीज होमोजीनियस है, कौन सा सीरीज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है उनकी वैल्यू पास पास हो, बहुत दूर दूर नहीं, ठीक है।
तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, दो सीरीज के लिए अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा उसको हम कहेंगे सीरीज वो मोर होमोजीनियस देन अदर, ठीक है ना। तो किसी सीरीज की होमोजेनिटी को मेजर करने के लिए या देखने के लिए हम लोग सीवी कैलकुलेट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। उसी से हम लोग बताएंगे कि कौन सा सीरीज होमोजीनियस है, कौन सा सीरीज हेट्रोजीनियस जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में मेनली वही हम बताया कि इसके मेनली सीवी हम लोग निकालते हैं, बाकी तो ज़्यादा यूज नहीं होता है आपका बेस्ड अपॉन क्वार्टाइल्स, बेस्ड अपॉन मीन डेविएशन, बेस्ड अपॉन उस पे है रेंज, वो फार्मूले हैं, लेकिन इसका यूज सबसे ज़्यादा है। अब नेक्स्ट हम आपको बताते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का नाम सुना है? ना ना, पिक्डनेस जो होता है वो कर्टोसिस होता है, और जो आपका स्ट्रेच जो होता है वो आपका स्क्यूनेस है, लैक ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। ये लैक ऑफ सिमेट्री या सिमेट्रिक हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? नहीं, ये एक तो सभी चीज़ आप जान लीजिए, ये जब हम लोग ये कर्व होता है एक तरीके का, ये इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। और फ्रीक्वेंसी कर्व कहाँ से आता है? हिस्टोग्राम जब हम बनाते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया होगा, हिस्टोग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं तो जो कर्व बनेगा वही आपका फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है, ठीक है ना। जैसे हिस्टोग्राम भी बना आपका, अब इसके मिड पॉइंट्स को हम मिला दें और उसको एक्सटेंड कर दें यहाँ तक, तो ये जो बनेगा, जो भी शेप आएगा, ये तो वैसे सिमेट्रिक आया है, तो जो भी शेप आएगा वही आपका फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है, ठीक है ना। तो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन के नेचर को डिटरमिन करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन के नेचर को हमें डिटरमिन करने के लिए फ्रीक्वेंसी कर्व पे जाना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी कर्व किस तरह का है? फ्रीक्वेंसी कर्व एक सिमेट्रिकल होता है और एक होता है नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है ना। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जो ये चीज आपका है, ये इस तरह से होता है, तो आप उसको कहते हैं सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल कर्व में इसी कर्व को सिमेट्रिकल होने के लिए जो कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशंस होते हैं कि मीन, मीडियन, मोड सभी बराबर होते हैं। और मीन, मीडियन, मोड तीनों डिफर करते हैं, तो हम कहते हैं कर्व जो है या डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है? एसिमेट्रिकल है या नॉन सिमेट्रिकल है, स्क्यूड है, ठीक है ना। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड कब कहा जाएगा? जब पहला कंडीशन है कि मीन, मीडियन, मोड फॉल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स। दूसरा कंडीशन है क्वार्टाइल्स आर नॉट इक्विडिस्टेंट। क्वार्टाइल्स जो होते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल इक्विडिस्टेंट नहीं होंगे, तो उस केस में भी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपका एसिमेट्रिकल होगा, ठीक। जो कर्व आर स्ट्रेच्ड मोर वन साइडेड, एक तरफ कर्व, यदि कर्व से हमें देखना है तो कर्व एक तरफ स्ट्रेच्ड होगा तो हम कहेंगे कि स्क्यूड है, ठीक। तो कर्व इस तरीके का बनेगा आपका, या इस तरीके का होगा, या तो इस तरीके का होगा। तो
तो ये दोनों ही कर्व आप देख रहे हैं, एक साइड में इधर स्ट्रेच्ड है, एक साइड में इधर स्ट्रेच्ड है, ठीक है ना। तो स्क्यूनेस क्या है? लैक ऑफ सिमेट्री। तो लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब कर्व जो होगा आपका एक साइड में ज्यादा स्ट्रेच्ड होगा। तो स्क्यूनेस में दो चीजें आती हैं, एक पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक निगेटिव स्क्यूनेस। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, यदि हमें पता करना है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या निगेटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए क्या होगा? यहाँ पर देख रहे हैं ये स्ट्रेच्ड राइट साइड होगा, निगेटिवली स्क्यूड में ये स्ट्रेच्ड होगा लेफ्ट साइड में। तो उस केस में क्या होता है, जो राइट साइड में स्ट्रेच्ड होता है पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए कंडीशन होता है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। ये नहीं होगा, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ठीक है ना। यहाँ पे मीन होगा, यहाँ पे मीडियन होगा, यहाँ पे मोड होगा, ठीक है। तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। तो ये कंडीशन होता है यदि पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन विल बी ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन विल बी ग्रेटर देन मोड, ठीक। और निगेटिवली स्क्यूड के लिए क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीन सबसे छोटा हो जाएगा, मीडियन एंड मोड सबसे बड़ा हो जाएगा। अब ये देखिए, ये है मोड विल बी देयर, मीडियन आपका ये होगा, मीडियन और मीन ये होगा, ठीक है ना। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है। स्क्यूड में दो कंडीशन होते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड और निगेटिवली स्क्यूड। और यदि सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में क्या होगा? मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। मीन, मीडियन, मोड कोइंसाइड्स द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल कर्व दोनों थोड़ा अलग अलग हैं। दोनों क्या है? अलग अलग हैं। और उसी को बताया जाता है कर्टोसिस से। जैसे ये थोड़ा सा जो कर्व बना है वो दिखाया तो गया है नॉर्मल, लेकिन एग्जैक्टली नॉर्मल वो की तरफ नहीं है। देखेंगे तो ये उससे ऊंचा है, उसका पिक ज्यादा है, ठीक। तो वहां पर हम उसको नॉर्मल कर्व नहीं कह सकते हैं। नॉर्मल का मतलब होता है वेल शेप्ड, घंटी का शेप। जो घंटी होती है ना, घंटी में जैसे होता है उसका शेप जो होता है उसको हम लोग नॉर्मल कर्व बोलते हैं। और नॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मल लिया जाए, न बहुत ज्यादा फ्लैट हो न बहुत ज्यादा पिक्ड हो, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हम कर्व ले रहे हैं, देखिए नॉर्मल कर्व क्या होता है, एक चीज जान लीजिए, कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, इनफाइनाइट की तरफ लेफ्ट साइड में भी जाएगा और राइट साइड में भी जाएगा। और एक कर्व आपका ये है, और एक कर्व है आपका सभी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकल, ऑल द कर्व आर सिमेट्रिकल, नॉन स्क्यू, ठीक है। देयर इज नो स्क्यूनेस इन दिस कर्व, इन दिस कर्व कोई स्क्यूनेस नहीं, तीनों में है। ये मोर पिक्ड है, ये नॉर्मल पिक्ड है और ये लेस पिक्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर
ये जो नॉर्मल होता है उसको नाम दिया जाता है मेसोकार्टिक। इसको क्या कहते हैं? लेप्टो। और इसको कहते हैं प्लेटिकार्टिक। ठीक है ना? तो नॉर्मल कर्व जो है वो सिमेट्रिकल भी होता है, और नॉर्मल भी उसको हम लोग कहते हैं क्योंकि उसका जो पिक्डनेस है न बहुत ज़्यादा होता है न बहुत कम होता है। ठीक है? और जो उससे पिक्ड होगा ज़्यादा, जो उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, तो उसको हम लोग कहेंगे लेप्टोकार्टिक कर्व, और उससे कम फ्लैटर होगा उसको कहेंगे हम प्लेटिकार्टिक। ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन का जब नेचर बताया जाता है तो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मतलब न बहुत ज्यादा पिक्ड हो न बहुत ज्यादा फ्लैट हो। ठीक है? इसीलिए उसको नाम कर्व का दिया ही गया है नॉर्मल कर्व। यदि जैसे ये बनाया है तो इन्होंने ज्यादा मोर पिक्ड बनाया है, कायदे से होना चाहिए ये यहाँ से ऐसे आके और थोड़ा सा ये आना चाहिए। अब वो बहुत ज्यादा पिक हो गया है तो इसलिए इसको हम नॉर्मल, अब इसको कहेंगे नॉर्मल। उससे ज्यादा थोड़ा पिक्ड हो जाएगा तो वो पिक्ड कर्व हो गया, और उसी को हम लोग कहेंगे लेप्टोकार्टिक। ठीक है ना? और तीनों ही आपका क्या है? सिमेट्रिकल। तीनों ही कर्व सिमेट्रिकल है, स्क्यूड कोई नहीं है, नॉन स्क्यूड कर्व है। ठीक है ना? देयर इज नो स्क्यूनेस इन दिस कर्व। तो ये आपको डिफरेंस जानना पड़ेगा। कभी कभी ये होता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या है, तो जो नेचर डिस्ट्रीब्यूशन का बताया जाता है तो नेचर वो हम दो उसमें डिस्क्राइब करते हैं कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या निगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल है तो वह कौन सा है? नॉर्मल है या लेप्टोकार्टिक है या प्लेटिकार्टिक। ये कभी कभी हर फील्ड में जब ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है तो ये आती है समस्याएं, ये किस तरह का कर्व है या किस तरह का इसका डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व शो करता है। तो वहाँ पर हम लोग इस कर्व के बारे में यही वो करते हैं, निकालते हैं कि ये दो तरह के कर्टोसिस और स्क्यूनेस से ही हम बता सकते हैं। और पहली चीज, दूसरी चीज, ये जब भी एक कर्व खींचे जाते हैं वो हमेशा हिस्टोग्राम से ही कर्व खींचे जाएंगे, बनाए जाएंगे। तो ऐसे नॉर्मली लोग बनाकर दिखाते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर ये है, लेकिन ये सभी कर्व जो प्रिपेयर्ड होते हैं वो हमेशा हिस्टोग्राम से होते हैं। ठीक? आगे लोग आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते होंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पढ़ा होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस तो होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है उसको तो हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। आपका जो वैल्यूज गिवन है तो कहीं कोई गैप ना हो, बीच में गैप हम बताए थे ना, जैसे क्लास इंटरवल है उसमें गैप नहीं है, सब में कंटिन्यूड फॉर्म में है तो कंटिन्यूअस डेटा हो जाएगा आपका। लेकिन उसको जब हिस्टोग्राम में बनाकर फिर हम कर्व खींचेंगे और इस तरह का कर्व आएगा तो हम कहेंगे कि वो नॉर्मल कर्व। तो जनरली जो नेचर में जो भी एग्जिस्ट करता है ये माना जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी एक नॉर्मल कर्व फॉलो करती है। तो हम मानते हैं ना कि लेट अस टेक द सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है ना? जैसे एज डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालोगे तो एज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देखोगे कि ये नॉर्मल कर्व फॉलो करता है, कि मतलब एक बीच में जो एज होगा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ज़्यादा होंगी, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, बहुत ज़्यादा एज पर भी जाके बहुत कम हो जाएगा और बहुत कम एज पर भी बहुत कम होगा। तो जो एज डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालो, यदि सेंसस से आप देखकर निकालेंगे, उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे तो वही चीज़ आएगी कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि उधर लार्जर एज के लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूज कम हो गई वाई एक्सिस पर, और इधर छोटी एज के लिए भी कम हो गई। तो जनरली बहुत सी चीज़ें हम लोग बायोलॉजी में जब जिसमें भी रिसर्च वगैरह भी करते हैं तो जो भी आता है वो हम लोग जनरली मान लेते हैं कि ये जो सैंपल लिया गया है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है। बहुत ज़्यादा जगहों पे जम्पशन है कि ये पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, उसी से सैंपल लिया गया है। ठीक है? तो इसलिए नॉर्मल का ज़्यादा महत्व है।
तो ज़्यादा नॉर्मल कर्व का महत्व होता है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई भाई। वैसे इससे बहुत ज़्यादा आपको मतलब नहीं होता है, इसलिए इसका कैलकुलेशन पार्ट हम नहीं बता रहे हैं। इसको जैसे मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं तो एक मोमेंट्स होते हैं, मोमेंट से ही वो पॉजिटिवली स्क्यूड है कि निगेटिवली स्क्यूड है या नो स्क्यूनेस है, कोई स्क्यूड है नहीं, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें आप लोगों को कोई ज़्यादा उसका मतलब नहीं है, कि क्या है, क्योंकि वो तो ज़्यादा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वालों का ज़्यादा मतलब होता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि नॉर्मल कर्व पॉजिटिवली स्क्यूड, निगेटिवली स्क्यूड, मोर पिक्ड, लेस पिक्ड और नॉर्मल पिक्ड, ये चीज़ आपको काम की है, आपकी अप्लाइड है। अब नेक्स्ट हम आते हैं बाईवेरिएट पॉपुलेशन, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन या बाईवेरिएट पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब जब आप लोग कोरिलेशन जानते होंगे, रिग्रेशन जानते होंगे, तो ये कोरिलेशन और रिग्रेशन जितने भी आप ये स्टडी करते हैं वहाँ पर वो आपका बाईवेरिएट होता है या मल्टीवेरिएट होता है, ठीक है ना। कम से कम बाईवेरिएट होगा तभी आप कोरिलेशन या रिग्रेशन आप निकाल सकते हैं। तो बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि यदि एक वेरिएबल x है तो x की डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज जो होंगी पेयर्ड में, तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल x वी नो ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ए सेकेंड वेरिएबल y। जैसे फॉर एग्जांपल हम यदि ग्रुप ऑफ पर्सन्स का हाइट ले रहे हैं, उसी का हम वेट लेंगे। ऐसा नहीं कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स का हाइट लिया, दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन्स का वेट लिया, तो वहाँ कोई मतलब नहीं है। तो जो यदि जिसकी हाइट ले रहे हैं उसी का वेट लेंगे, तो वो जो वैल्यूज आएंगी, जैसे x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो ये हाइट का ये हो गया। हाइट यदि वेरिएबल x ले रहे हैं और वेट ले रहे हैं y, तो हर एक xi के करस्पॉन्डिंग एक y आएगा। हर एक वैल्यू x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू होगी। अब उनके पेयर्स जितने बनेंगे तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग कहते हैं बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मेन जो यूज होता है वो कोरिलेशन, रिग्रेशन या मल्टीपल, कई वेरिएबल्स हैं तो वहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल कोरिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मेनली हम लोग फिर अब आते हैं किस पे, कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन सभी लोग पढ़े होंगे, पढ़ते हैं ना। तो पहली चीज तो कंफर्म हो गई कि ये जो बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ होगा वहीं पर हम लोग कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंगल वेरिएबल के लिए ना ही कोरिलेशन होगा ना ही रिग्रेशन होगा। तो कोरिलेशन सिंपली यदि मोटे तौर पे बताया जाए तो क्या है कि दो वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन, कितना एसोसिएशन है, कितना एक दूसरे से जुड़ाव है, ठीक है ना, कितना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। और उसको डिफाइन जब हम करते हैं तो कहते हैं कि इफ द चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अफेक्ट होती है, चेंज होती है, तब हम कहेंगे वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। If the change in one variable affects the change in another variable, then the variables are said to be correlated, ठीक है। यदि सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यदि एक की वैल्यू इंक्रीज करें, एक वेरिएबल की वैल्यू, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी क्या हो, इंक्रीज हो जाए, तो वहाँ पर जो कोरिलेशन होगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। यदि, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितना हम वैल्यू चेंज करें एक वेरिएबल की उतना ही चेंज दूसरे में हो,
ये जरूरी नहीं है, चेंज होगा। यदि एक वेरिएबल के चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल में कितना भी चेंज हो, यदि उसकी वैल्यू हम बहुत ज़्यादा एक की इंक्रीज करें, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो भी कोरिलेशन है, ठीक है, और वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। यदि एक वैल्यू को हम इंक्रीज करें और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को हो डिक्रीज हो जाए, तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे ये निगेटिव कोरिलेशन। तो जो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में चलता है, और निगेटिव कोरिलेशन जो चलता है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में। एक की वैल्यू इंक्रीज किया तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जनरली देखा गया है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्च बढ़ते हैं। एग्जैक्टली सभी के लिए नहीं सही है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में होगा कि इनकम बढ़ी तो खर्च बढ़ा, लेकिन जितना इनकम बढ़े उतना खर्च बढ़ेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी का उससे ज़्यादा भी हो सकता है, या उससे कम भी हो सकता है, या उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि सभी का इनकम बढ़ने पे सभी का खर्च बढ़ जाएगा। तो ये कई फैक्टर और हैं वो जो डिपेंड करते हैं, लेकिन उनके बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसी तरह प्राइस एंड डिमांड, यदि कमोडिटीज की प्राइस बढ़ा दी जाती है तो जनरली डिमांड घट जाती है, होता है ना। तो डिमांड घट जाती है तो यहाँ पर ये निगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन इसको यदि उल्टा कर दोगे, डिमांड पहले ले लो, डिमांड को आप बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, तो यहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये बनाया गया है कि जो कोरिलेशन जब हम निकालते हैं तो काज एंड इफेक्ट एक रिलेशनशिप होता है, एक कारण बनेगा और उस कारण का दूसरे पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। जैसे हम हाइट और वेट ले रहे हैं, तो हाइट एक कारण हुआ वेट बढ़ाने का, ठीक है। हाइट की हड्डियां बढ़ेंगी, वो बढ़ेगा तो उसका वेट बढ़ेगा। हम वेट कारण नहीं हो सकता है हाइट बढ़ाने का, ठीक है ना। तो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट फॉर द कोरिलेशन। तो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लिया जाए यूपी में अच्छा बारिश हुआ, अच्छा मौसम रहा, सब कुछ अच्छा रहा, महाराष्ट्र में अच्छी फसल हुई, तो ये इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। इसको आप यदि डेटा कलेक्ट करके निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा कोरिलेशन, लेकिन इस तरह के कोरिलेशन को हम लोग कहते हैं नॉन सेंस कोरिलेशन, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है। यूपी में अच्छी बारिश हो, यूपी में अच्छा मौसम हो, वेदर हो, सब कुछ कंडीशन अच्छा, यूपी में अच्छी फसल हो, और उसका डेटा निकाल कर उसके बीच में कोरिलेशन निकाला जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ उसका इम्पैक्ट इस पर पड़ रहा है। तो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए और दूसरा पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, तब कोरिलेशन जब निकालेंगे तब वही मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं। तो वही बताया कि हाइट एंड वेट ले रहे हैं, तो हाइट कारण होगा, काज होगा, वेट उसका इफेक्ट होगा, ठीक है ना। उसी तरह प्राइस एंड डिमांड में तो थोड़ा सा देखिए चेंज कर दिया तो कोरिलेशन ही बदल गया। वहाँ हम बदल सकते हैं, वहाँ हम लोग कर सकते हैं, हाइट वेट में हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोरिलेशन आपका डिफाइंड होता है। अब कोरिलेशन को मेजर करने के लिए एक कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिवाइस किया गया है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। उसको मेजर करने के लिए अब कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इसलिए बनाया गया क्योंकि वो प्योर नंबर आएगा, वहाँ पर कोई यूनिट नहीं होगी, सिंपली क्या होगा, ये प्योर नंबर होगा, ठीक है। दैट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सिंपली हम लोग कह देते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट जो बनाया गया है मेजर करने के लिए, वो क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियरिटी को मेजर करता है। किस हद तक, किस डिग्री तक, किस इंटेंसिटी तक लीनियरली रिलेटेड है, ठीक है ना। ये लीनियर रिलेशन कार्ल पियर्सन
correlation coefficient implies the intensity or degree of linear relationship between the two variables capital X and capital Y. दो वेरिएबल्स कैपिटल X लिया जाए, कैपिटल Y लिया जाए, उनके बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप है वो उस लीनियर रिलेशनशिप की डिग्री क्या है, कितनी इंटेंसिटी है, उसको बतलाता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। समझ में आया? ये कोई ज़रूरी नहीं है यदि कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 हो जाए, आप लोग R जानते होंगे, R वही R से डिनोट करते हैं। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं RXY या सिंपली R। ठीक है, R की वैल्यू 0 हो जाए तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है। देयर इज अब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। उन दोनों वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ये दावे से कह सकते हैं। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब समझते हैं ना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का जो फॉर्म होता है, हम लोग पढ़े ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ते हैं हाई स्कूल में, सब लोगों ने पढ़ा होगा। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दोनों सेम चीज़ है। x का एक कोफिशिएंट m हो जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट b हो जाएगा। तो ये क्या है, x और y के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, उसी के डिग्री को ये r बताता है। और r की वैल्यू 0 होने का मतलब जो है, ये केवल और केवल है कि इनके बीच में ये रिलेशनशिप नहीं है, बाकी दूसरे रिलेशनशिप हो सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू ax स्क्वायर हो सकता है, दैट इज पैराबोलिक रिलेशनशिप। ये क्या है? पैराबोलिक कर्व के फॉर्म में बनेगा। देखिए कहा क्या गया, कहा यही कहा गया है कि एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो तो वेरिएबल्स क्या कहे जाएंगे? कोरिलेटेड, अदरवाइज नहीं कहे जाए कोरिलेटेड। तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर का रिलेशनशिप है, तो भी हम x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, होगी ना। और दूसरा एक रिलेशनशिप ये है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है ना, तो r इज इक्वल टू 0 होने का मतलब कि ये रिलेशनशिप नहीं है, बाकी और कोई रिलेशनशिप हो सकता है। y इज इक्वल टू e के पावर x हो सकता है, एक्सपोनेंशियल जानते हैं ना, एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप हो सकता है, पैराबोलिक रिलेशनशिप हो सकता है। तो इस तरह के y इज इक्वल टू साइन x हो सकता है, y और x में साइन x का हो गया तो ये भी एक रिलेशनशिप है। यदि x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है ना, तो वहाँ कोरिलेटेड कहे जाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल में e के पावर x, y इज इक्वल टू e के पावर x लें, x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पर वेरिएबल्स जो होते हैं कोरिलेटेड होते हैं, लेकिन r की वैल्यू 0 केवल और केवल यही इंप्लाई करती है कि इनके बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया कोरिलेशन का मतलब, जो हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। कोरिलेशन का मतलब तो बस सिंपल सा वही एक लाइन का है, एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो वो कोरिलेशन उनके बीच में है। अब वो किस तरह का है, पैराबोलिक फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, वो किसी फॉर्म में हो सकता है रिलेशनशिप। मतलब दो वेरिएबल्स एसोसिएटेड हैं, उनके बीच में एक तरह का एसोसिएशन है, ठीक है ना। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला बनाया गया, जनरली हम लोग जो काम की चीज होती है वो यही होती है, जो लीनियर रिलेशनशिप का जो मेजरमेंट करते हैं वही होता है, बाकी उससे आपका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसी से हम लोग रिग्रेशन लाइन निकालते हैं, रिग्रेशन इसी कोरिलेशन पर बेस्ड होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको ही कैलकुलेट करते हैं। तो RXY इज गिवन बाय दैट कोवेरिएंस ऑफ XY एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। कोरिलेशन को कभी कभी हम लोग कहते हैं कोवेरिएशन,
को वेरिएशन का मतलब हो गया x और y की वैल्यू साथ साथ कैसे चेंज हो रही है। दो वेरिएबल आ गए ना, तो दो वेरिएबल में x की वैल्यू भी चेंज होगी और y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो किस तरह से चेंज है, यदि सेम डायरेक्शन में चेंज होगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा, यदि अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन आएगा। तो जो कोवेरिएंस यहाँ पे लिखे हैं, कोवेरिएंस का मतलब जैसे वेरिएंस हम लोग निकालते हैं तो वेरिएंस में केवल एक वेरिएबल की वैल्यू लिया जाता है, तो वो एक वेरिएबल की वैल्यू के बीच में वेरिएशन जो मेजर करते हैं उसी को हम लोग नाम देते हैं वेरिएंस। यही तो होता है। और कोवेरिएशन क्या है, दो वेरिएबल के बीच में जो वेरिएशन होता है, दो वेरिएबल के बीच में जो वेरिएशंस होंगे उसको जो मेजर करते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं कोवेरिएंस। दैट इज गिवन बाय, हम लोग सिंपली लिखते हैं कोवेरिएंस ब्रैकेट में x कामा y, मतलब दो वेरिएबल होंगे तभी कोवेरिएंस निकलेगा। और वेरिएंस एक वेरिएबल पर निकलता है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट ले लिया सिग्मा x एंड सिग्मा y। ठीक है। अब कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, इसको और शॉर्ट में जब करते हैं, सॉल्व करके करेंगे तो आ जाएगा xi yi माइनस f बार y। ठीक है ना। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का फार्मूला है। कोवेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग पहले ही फार्मूला पढ़ चुके हैं, किस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। ठीक है ना। तो इससे हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, और कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है, लिमिट होती है, वो क्या होती है, rxy दैट लाइज बिटवीन -1 to 0 भी हो जाएगी, पॉजिटिव भी हो जाएगी, निगेटिव भी। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, 0.5 से यदि कोरिलेशन ज़्यादा है, पॉजिटिव डायरेक्शन का ही लेते हैं, तो हम कहेंगे भाई ठीक ठीक कोरिलेशन है दोनों वेरिएबल के बीच में, दोनों वेरिएबल जो एसोसिएटेड है, जुड़े हैं, उनके बीच में जो जुड़ाव है, एसोसिएशन है, वो ठीक ठीक है। अब 0.90 हो जाए, 0.95 हो जाए, तो क्या कहेंगे, वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड। क्या कहेंगे, हाईली कोरिलेटेड, मतलब उनके बीच में एसोसिएशन बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है एसोसिएशन। और वही 0.40 हो जाए तो कहेंगे पुअर कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई पुअर, वेरी पुअर, मतलब उनके बीच में जो एसोसिएशन है, जुड़ाव है, वो बहुत कम है, ज़्यादा नहीं। और इन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्कैटर डायग्राम बनाते हैं। स्कैटर डायग्राम से ही पता चलता है कि वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं या नहीं। ठीक है, खासतौर से कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के परिचय। तो अब स्कैटर डायग्राम क्या होता है कि जो पेयर्ड में वैल्यूज दी गई होते हैं, एक्स आई वाई आई की जो वैल्यूज दी गई हैं, तो एक्स की वैल्यू हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे, वाई की वैल्यू वाई एक्सिस पर लेंगे। तो हर एक्स वाई पेयर के करस्पॉन्डिंग एक डॉटेड पॉइंट ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। ठीक है, तो वो डॉटेड पॉइंट जो बनते हैं तो उसका जो डायग्राम होता है वही हमारा स्कैटर डायग्राम बोला जाता है। ये ठीक है, जब डॉटेड डॉट्स जो हैं वेरी यदि क्लोज हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक हैं,
तो हम कहेंगे इनके बीच में कोरिलेशन जो हाईली कोरिलेशन है, हाईली कोरिलेटेड, वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड। और इधर देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन। तब यहाँ पर R, इसको हम कह सकते हैं R इज ग्रेटर देन 0, R इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओरिजिन हो गया, और ये आपका ये आ गया आपका इस तरह से वैल्यू जाएंगे। इस तरह से यदि फिगर बनाए आपका डॉटेड पॉइंट का, तो क्या कहेंगे आप इसको, लेस देन 0, मतलब इनके बीच में एक निगेटिव कोरिलेशन है, तो R इज लेस देन 0। इनका क्या कहेंगे आप, R इज इक्वल टू 0। ये लगभग आप देखेंगे कि स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो स्ट्रेट x की वैल्यू और y की वैल्यू बढ़ते हुए उसमें दिखाई देंगे। इसमें क्या है, x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, तो इसलिए R निगेटिव हो जाता है और वहाँ पे R पॉजिटिव हो जाता है पहले केस में, और तीसरे केस में क्या होता है, R की वैल्यू 0 हो जाती है। तो केवल और केवल हम स्कैटर डायग्राम से इतना तो बता सकते हैं कि ये कौन सा पॉजिटिव कोरिलेशन है और कौन सा निगेटिव। तो जनरली जब कोई भी रिसर्च भी किया जाता है, तो जनरली स्कैटर डायग्राम से पहले देखा जाता है कि वैल्यूज किस तरीके से हैं, हाईली कोरिलेटेड हैं या निगेटिवली कोरिलेटेड हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, या उनके बीच में बहुत कम कोरिलेशन है। तो बहुत कम कोरिलेशन जब होगा, पुअर कोरिलेशन, तो डॉटेड पॉइंट बहुत दूर दूर आएंगे और बहुत क्लियर डायरेक्शन आपको पता नहीं चलेगा। तो उसको हम देख कर कह सकते हैं कि इनके बीच में जो कोरिलेशन है, कैलकुलेशन तो बाद में हम करेंगे, लेकिन देख कर बता सकते हैं कि इनके बीच में कोरिलेशन निगेटिव। जब R की वैल्यू 1 या -1 आ जाती है, तो इनको बोलते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। +1 में पॉजिटिवली परफेक्ट कोरिलेशन, -1 में निगेटिवली परफेक्ट कोरिलेशन। वेरिएबल्स आर परफेक्टली कोरिलेटेड, पॉजिटिवली परफेक्टली कोरिलेटेड, और निगेटिव में है -1 है तो निगेटिवली कोरिलेटेड हो जाएगा, परफेक्ट होंगे। लेकिन जनरली नेचर में ये हमारा गणित के हिसाब से तो +1 -1 आ जाता है, लेकिन नेचर में कभी भी कोरिलेशन +1 और -1 नहीं आता है। कोई भी चीज़ एग्जाम्पल आप जब देखेंगे तो 0.995 हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं होगा, और इधर -1 नहीं होगा। तो थियोरेटिकली तो सही है, लेकिन जो भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, यदि जो हम लोग प्रैक्टिकली देखें, व्यवहारिक रूप में कलेक्ट करें डेटा, तो किसी का भी 1 कोरिलेशन नहीं आएगा और किसी का -1 कोरिलेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है, यदि +1 या -1 है, x = y +1, तो सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ,
सभी जो पॉइंट्स हैं, डॉट पॉइंट्स हैं, वो एक ही लाइन में आएंगे, सभी एक ही लाइन पे लाई करेंगे, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यदि इस तरह से है कि वो बढ़ते हुए क्रम में x और y में, तो हम कहेंगे परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड, मतलब r की वैल्यू +1 होगी। और यदि यही आपका इस तरह से आ जाए, इस तरह से रिलेशन बने, तो क्या हो जाएगा, परफेक्टली निगेटिवली कोरिलेटेड। इसमें भी वही चीज है, ऑल द पॉइंट्स, ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉल्स ऑन द सेम लाइन, सभी वैल्यूज सेम लाइन पे फॉल्स करती हैं, सभी लाई करती हैं, ठीक है ना। तो यदि कोई पूछे कि भाई कोरिलेशन 1 कब होता है, या ये पूछे कि यदि इस तरह का स्ट्रेट लाइन बना है, तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सभी वैल्यूज x और y की एक ही लाइन पे लाई करती हैं, फॉल्स करते हैं, ठीक है। तो जो बाकी में स्कैटर्ड होंगे, इसमें स्कैटर्ड नहीं होंगे, सभी पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो इस तरह से आपका प्लस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा r = -1, और ये हो जाएगा r = +1, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है, कोरिलेशन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल हम आपको करा रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करें। x और y की वैल्यूज दी गई हैं, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y सीरीज। यहाँ x की वैल्यू दी गई है और y की वैल्यू दी गई है, ये है 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 14, 11, 15, 19, 22, 16, 15 एंड 20। क्या टाइम ओवर हो गया क्या? हाई टाइम ना? हैं? हाँ हाँ, नहीं बता, हाँ बता रहे हैं, बता के ही। इन दोनों के बीच में वैल्यूज दी गई है, x की वैल्यूज दी गई है, y की वैल्यूज दी गई है, इन दोनों के बीच में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना आ, ठीक है। तो इसको सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, एक x एक ले लेंगे, एक y लेंगे, ठीक। तो ये हो गया 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23। ये है 12, 16, 14, 11, 15, 19, 22, 16, 15, 20, ठीक है ना। अब हमें देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट जब कैलकुलेट करते तो हमें जरूरत क्या क्या पड़ती है, कोवेरिएंस निकालने की जरूरत पड़ेगी और स्टैंडर्ड डेविएशन। कोवेरिएंस में क्या बताया था, 1/n समेशन ओवर xi माइनस x बार yi माइनस y बार, ये ठीक है, ये कोवेरिएंस निकल जाएगा। सिग्मा x के लिए क्या होगा, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, एक स्क्वायर का, उसका आ जाएगा आपका, ठीक है, बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हम बताते हैं, ये आपका हो जा रहा है 200 और 160, ठीक है ना।
160 का मीन कितना हो जाएगा? 10 ऑब्जर्वेशन है, 16 16 और उसका हो जाएगा 20। तो x माइनस एक्स बार का कॉलम बनेगा तो क्या हो जाएगा? 20 में से यहाँ पे घटाएंगे 17 माइनस 20 माइनस 3, 18 माइनस 20 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 0 0 1 1 2 और 3। वैल्यू छोटी कर लिए हैं, उधर 20 घटा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 0 0 1 1 2 3, ठीक है। उसी तरह दूसरा हम बना लेंगे y माइनस वाई बार। अब इसमें से 16 घटाएंगे तो माइनस 4 0 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 और 3 6 0 माइनस 1 और 4, ठीक है ना। माइनस 1 0 6 3 माइनस 1 माइनस 5, ठीक। ये 0 0 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? इसका स्क्वायर स्क्वायर क्यों जरूरत पड़ेगा? वेरिएंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो सिग्मा एक्स निकालने के लिए क्या होता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा 1/n समेशन ओवर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन ओवर वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और को वेरिएंस निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। तो ये ले लिया यहाँ पर और ये एक्स स्क्वायर कर लिया, वाई स्क्वायर कर लिया। एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 4 1 1 0 0 1 1 4 और 9 होगा ना। और इसका क्या हो जाएगा? 16 0 4 25 1 9 36 0 1 4। 4 कहाँ 16? ये अच्छा 16, ठीक है ना। अब सबका इसमें अब एक निकालना। अब यहाँ पे देखिए दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 0 और 2 और 5 और 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 और -2 और 12। अब कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। ये कितना आ रहा है जरा जोड़िए? 30 आ रहा है। 13 14 15 9 4 13 तो 15 30, ठीक है। ये आएगा आपका 108 शायद है, देख लीजिए। 36 9 45 46 45 और 25 और 20 और ये जोड़ दीजिए 108 आएगा, जो भी है, ठीक है। अब ये इसका सम कर लीजिए, कितना आ रहा है? इसका सम आएगा 35। ये -2 नहीं होगा, हाँ नहीं -2 होगा, ठीक है।
12 में 14, 5 19, 19 6 25 और 25 12 37 और 2 निकल गया 35। ठीक है, अब क्या करना है, सीधा कैलकुलेशन कर लेंगे। को वेरिएंस निकाल लिया, दैट इज 1/n, मतलब कितना ऑब्जर्वेशन है 10, और ये कितना आया है 35, कितना हो गया 3.5 है ना। और सिग्मा एक्स स्क्वायर 10 से डिवाइड कर दे पहले, और एक्स आई माइनस एक्स बार ये हो गया, इसका सम 30 हो गया 3। सिग्मा वाई स्क्वायर इसका हो गया 108 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 10.8। यहाँ पर इसके हिसाब से जो सिग्मा एक्स आएगा उसका क्या करेंगे, 3 का अंडर रूट निकाल लेंगे, और 3 का अंडर रूट निकालने पर आ रहा है 1.73। 10.8 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, तो 3.28। अब वैल्यूज मिल गई। अब क्या करना है आपको, 3.5 डिवाइडेड बाई 1.73 इंटू 3. अब यहां पर हम आपको तो RXY दैट इज इक्वल टू 3/3.28 इंटू कितना है 1.73। ये फाइनली जो कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 0.6149। 3.5 ठीक है, ये आएगा। नहीं 2 डिजिट तक, ये तो हमने कैलकुलेशन में वो लिया, तो आप 0.61 लिखिए, क्योंकि 4-5 होता तो आप 6-2 लिख सकते थे। तो इस तरीके से आपका 0.6 एक फेयरली गुड कह सकते हैं, एक ठीक ठाक कोरिलेशन है। 0.5 से ऊपर है तो देयर इज ए गुड कोरिलेशन। यदि 0.9 के करीब होता है तो हम हाईली कोरिलेटेड कहते हैं, 0.5 से कम होता है तो हम कहते हैं पुअरली कोरिलेटेड। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, एक सिंपल कैलकुलेशन का मेथड ये हमें कॉलम बनाना पड़ेगा जो डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम लोग ओरिजिन और स्केल को चेंज करके वेरिएबल की वैल्यू को छोटी कर देते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन और स्केल हमने बताया था, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए बताया था। तो इसमें उससे भी आसान है, क्योंकि और चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का कोरिलेशन कोफिशिएंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो RXY की वैल्यू RUV, यदि U और V जो चेंज वेरिएबल है, उसमें चेंज वेरिएबल का मतलब है X की वैल्यूज बड़ी हैं तो उनको किसी मिडिल वैल्यू से घटा दीजिए, सब वैल्यू छोटी हो जाएगी। यदि उससे भी नहीं छोटी हो रहे हैं तो किसी एक और वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। और कैंसिल मतलब ऐसे डिवाइड करें कैंसिल आउट हो जाए, डेसिमल में ना आए। उसी तरह एक V वेरिएबल लेंगे तो Y की जो वैल्यूज होंगी, कोई मिडिल वैल्यू ऐसा चूज करिए जिससे कि सभी वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होकर छोटी हो जाए, और कोई एक ऐसी वैल्यू वो करिए कि जो कैंसिल आउट होकर कम हो जाए, तो उसे डिवाइड कर दीजिए। तो चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया, चेंज ऑफ स्केल। अब U और V नया वेरिएबल बन जाएगा, और U और V के बीच में जो कोरिलेशन निकालेंगे वही X और Y के बीच में कोरिलेशन है। सर एक बार फिर बता दीजिए, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल सर। हाँ हाँ दोनों वेरिएबल में सेम आएगा वो, चूंकि दोनों वेरिएबल में सेम वैल्यू को डिवाइड करेंगे। हाँ नहीं अलग अलग, वो आपके को डिसाइड करना है कि X का जो हम डिवीजर ले रहे हैं चेंज ऑफ स्केल, कौन सी ऐसी वैल्यू लें जो रिड्यूस होके और कम से कम हो जाए, और Y में जो डिवीजन जिससे करेंगे जो चेंज ऑफ स्केल जिसको कह रहे हैं,
तो वो भी उस पर डिपेंड करेगा कौन सी ऐसी वैल्यू हम लें जिससे कि वो डिवाइड होकर छोटी हो जाए। हो सकता है कोइंसिडेंस कि दोनों का सेम से डिवाइड करना पड़े, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ये आपके उस पर निर्भर करता है विवेक पर कि कौन सी ऐसी वैल्यू लें कि वैल्यू रिड्यूस होकर बहुत छोटी छोटी आ जाए। तो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का मतलब होता है कि वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू को कम करना, और स्केल से और रिड्यूस हो जाता है, डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 15 आया, 25 आ रहा है, 35 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 7 ऐसे आ जाएगा और कम हो जाएगा। तो वो चेंज ऑफ स्केल कहलाता है, ठीक है ना। और चेंज ऑफ ओरिजिन में जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके जो आएंगी, तो नया वेरिएबल बन जाएगा, एक वेरिएबल u बन जाएगा x के करस्पॉन्डिंग, और y के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल जो बनेगा चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से कौन सा, v बनेगा। फिर उसके बाद वही मेथड अडॉप्ट करोगे आप, कौन सा, यही वाला u माइनस u बार, v माइनस v बार, u स्क्वायर और v स्क्वायर, ठीक है, u माइनस u बार का स्क्वायर, v माइनस v बार का स्क्वायर। तो फिर आपका u और v में कोरिलेशन आ जाएगा, वही u और v में जो कोरिलेशन आएगा वही x और y के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट हो जाएगा। सर चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन कोई भी पहले करते हैं कि दोनों? ये जरूरत पे है। यदि जरूरत नहीं है चेंज ऑफ स्केल की तो मत करिए, केवल घटाने से ही काम चल जाता है। हमारी वैल्यू -3, -4, -5 इसमें आ जाती है 1, 2, 3, 4, 5 में, तो हमें चेंज ऑफ स्केल करने की कोई जैसे यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर हम क्यों जबरदस्ती का करें, तब वैल्यू देख रहे हैं आप छोटी होगी, -3, -2, -1, 1 आ रही है, अपने आप आ रही है। सर स्केल में सर डिवाइड करते हैं, स्केल में डिवाइड करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ही हम उसको डिवाइड करेंगे। यदि नहीं, वैल्यू यदि सब्ट्रैक्ट करने पे ही छोटी हो जा रही है चेंज ऑफ ओरिजिन से ही, तो हम उतना से ही काम चला लेंगे। इसका मतलब सर पहले चेंज ऑफ ओरिजिन, वो चेंज ऑफ ओरिजिन, पहले करना है। हाँ, चेंज ऑफ ओरिजिन पहले किया जाता है, और जब ओरिजिन के चेंज करने पर भी वैल्यू थोड़ी बड़ी है और उसको हम देख रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड करने पर वैल्यू सभी वैल्यूज छोटी हो जाएंगी, उसमें डेसिमल नहीं आएगा, तब हम लोग चेंज ऑफ स्केल लेते हैं। समझ में आया ना। तो सर ये जो वैल्यू हम लोग लेंगे जिससे पर्टिकुलरली माइनस से डिवाइड करना, वो तो डेटा से ही लेंगे, उसी से लेंगे। उसी डेटा से ना? x और y को हमें छोटा करना है, और छोटा करने पर u बन जाएगा और v बन जाएगा। अब जो कैलकुलेशन होगा u और v पर होगा, ना कि x y पर, और जो u और v पर कैलकुलेट होकर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा वही x y का कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्योंकि बाकी थ्योरेटिकल उसमें हम नहीं जा रहे हैं। ये डेरिवेशन है कि चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का कोरिलेशन कोफिशिएंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आपको ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात वो बता दीजिए कि भाई ये RxY = RUV होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कैलकुलेट कर लेंगे आप, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी आपको, कई जगह ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी 5-6 लेक्चर बचे हैं, अभी टेस्टिंग बचा है।